जीत गर मेहनत की हो तो पूरी कायनात जश्न मनाती है। यूं ही नहीं मंजर मिल जाते, मंजिल पाने को रातों की नींद गंवानी पड़ती है। मंजिल पाने को रातों की नींद गंवानी पड़ती है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में बहुपद, और जिसका आज हम पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये हमारा जो बहुपद वाला चैप्टर है ये हमारा बीजगणित के अंतर्गत आता है। तो इसमें बीजगणित की जब शुरुआत होती है तो बीजगणित की शुरुआत में चर और अचर राशि को बताया जाता है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके मान निश्चित होते हैं, उन्हें हम अचर राशियां कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की लंबाई है, वो लंबाई क्या होती है? बढ़ती रहती है, तो ये क्या हो जाएगा? एक चर राशि हो जाएगी। और कोई भी चीज़ जो निश्चित रहने वाली है, उसका नाम है व्यक्ति का, वो निश्चित रहने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा? अचर राशि हो जाएगा। लेकिन जब हम गणित में बात करते हैं तो गणित में मान लीजिए एक उदाहरण हमने लिया कि x + y = 7 है। दो संख्याओं का योगफल 7 दिया गया है। अब ये योगफल तो 7 है। अब वो संख्याएं अगर हम सोचें तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 और 4 भी 7 हो जाएगा, ऐसे ही 2 और 5 भी 7 हो जाएगा, 5 और 2 भी 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 और 6 भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी संख्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि x और y के मान बदल रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी चर राशियाँ हैं, और जो योगफल 7 है वो एकदम फिक्स है, एकदम से निश्चित है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? अचर राशि कहलाएगी। तो जो चर राशियाँ होती हैं बीजगणित के अंतर्गत, उनको सामान्यतः हम x, y, z के रूप में लेते हैं। ठीक है, पहले कुछ किताबों में का, खा, गा के रूप में भी लिया जाता था, लेकिन अब वो x, y, z के रूप में भी लिया जाता है। अचर राशियों को जो अंकगणित की संख्याएं होती हैं 5, 4, 6, -8, -10, 100 ऐसे लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी किसी समीकरण को दर्शाने के लिए ABC के रूप में भी अचर राशियों को लिया जा सकता है, तो वहाँ बताया जाएगा कि A, B, C या D ये हमारी अचर राशियाँ हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर पता लग गई है कि जिन राशियों के मान बदलते हैं उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं। परिभाषा हम लिख देते हैं, ऐसी राशियाँ जिनके मान बदलते हैं या परिवर्तित होते हैं, जिनके मान बदलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चर राशियाँ कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। x, y, z। ऐसे ही ऐसी राशियाँ जिनके मान निश्चित रहते हैं। ठीक है, जिनके मान निश्चित रहते हैं, उसे हम अचर राशियाँ कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में क्या हो जाएगा? 1, 2, -5, 6 ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अचर राशियां होती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक के बाद हमारा जो पाठ का नाम है, क्या नाम है पाठ का? बहुपद, उसे जानेंगे। ठीक है, चर राशि को हमने जान लिया है, अचर राशि को भी हमने जान लिया है। अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। ठीक है,
बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक से ही निकलेगा हमारा बहुपद। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है बीजीय व्यंजक। तो ऐसे समझो बेटा कि जैसे एक चर है और एक अचर है। एक चर हो गया, एक अचर हो गया। ठीक है, गुणा हो रहा है। एक चर और अचर को जोड़ दिया, एक चर अचर में से घटा दिया, ऐसे आ गया। एक चर एक और अचर ले लिया। ठीक है, √x ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब चर और अचर में संक्रियाएं लगा दी जाती हैं, गणितीय संक्रियाएं लगा दी जाती हैं, केवल चर आ जाए तब भी क्या होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से कुछ कुछ स्थिति क्लियर हो रही होगी। जब चर और अचर, ठीक है, केवल चर भी आ सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब चर और अचर में कोई गणितीय संक्रिया लगाई जाती है तो बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बीजीय व्यंजक अब आपके सामने हो सकते हैं। एक बीजीय व्यंजक लिया, x की घात 1/3, y की घात 1/3 बराबर 27। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कई सारे ले सकते हैं। इन सब को लेने के बाद अब हम बात करते हैं बहुपद की। ठीक है, कि बहुपद हमारा क्या होता है, देखते हैं क्या होता है बहुपद। तो बीजीय व्यंजक में से ही निकला है बहुपद, पहली बात तो है ना, चर और अचर रहेंगे उसके अंतर्गत। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि उसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक, परिभाषा हम लिखते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया? बस एक ही कंडीशन लग रहा है कि जिसमें x की घात, अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अनंत तक कोई भी घात होगी तो भी हमारा वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अगर पूर्ण संख्या में घात नहीं होगी, जैसे ये है, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। 1/x + 3 है, तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन ये बहुपद हमारा नहीं होगा। बहुपद तभी होगा जब उसमें x की घात क्या होगी? पूर्ण संख्या में होगी। ठीक है, और यहाँ से आपको काफ़ी हद तक समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के जो प्रकार हैं वो एक तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं कि भाई किसी में एक पद आ जाता है, किसी में 2 पद आ जाते हैं, किसी में 3 पद त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, 4 पद आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चतुर्पदी बहुपद हो जाएगा। एक बहुपद का प्रकार होता है कि उसमें घातों के आधार पर, चर तो एक ही रहेगा लेकिन घात उसकी अधिकतम घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद या चतुर्घात बहुपद। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार
और किसके आधार पर? पदों के आधार पर। ठीक है, पदों के आधार पर। लिखते हैं सबसे पहले एक पदी बहुपद। एक पदीय बहुपद मोनोमियल कहते हैं अंग्रेजी में जिसे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से वीडियो बनाए जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर इंग्लिश यूज नहीं करेंगे। एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है। ठीक है, एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है। जिसमें सिर्फ एक पद होता है। एक पद होता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब ये एक पद और दो पदी का हमें पता कैसे लगेगा? जैसे केवल x लिख दिया, अब ये क्या है? एक पदी है। अभी भी क्या है? ये एक पदी है। अभी भी क्या है? एक पदी है। अभी भी क्या है? एक पदी है। जब तक इसमें प्लस या माइनस नहीं आएगा, जब तक इसमें प्लस या माइनस नहीं आएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर बाई क्यू जेड स्क्वायर, अभी भी क्या है? ये एक पदी है। ठीक है, जब इसमें प्लस या माइनस आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? दोपदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोपदी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाता है। अब इसके बाद हम कौन सा लिखने वाले हैं? दोपदी बहुपद लिखने वाले हैं। दोपदी बहुपद, बहुपद की परिभाषा, ये सारी चीज़ों पर संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। जिसमें दो पद होते हैं उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई, या केवल एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, या एक्स माइनस 2 लिख दिया। अब ये भी द्विपदीय है, ये भी क्या है? हमारा द्विपदीय है। ठीक है, ऐसे ही और थोड़ा सा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड प्लस में क्या आ गया? 5 आ गया। ये भी क्या है? आपका द्विपदीय बहुपद है। t की घात 5 प्लस a की घात 7, ये भी क्या है? आपका द्विपदीय बहुपद है। ये दो चर में है, दो चर में है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जब प्लस माइनस के द्वारा वो पद अलग हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? द्विपदीय बहुपद कहते हैं। एक पदीय बहुपद के बारे में आपको जानकारी हो गई है, द्विपदीय बहुपद के बारे में भी जानकारी हो गई है। वैसे भी थोड़ा सा जैसे नाम को हम देखते हैं ना, कि जैसे एक पदीय तो एक ही पद है, द्विपदीय यानी कि दो पद हैं, त्रिपदीय मतलब 3 पद हैं। ठीक है, ऐसे ही चतुर्पदी जिसमें 4 पद होंगे उसे हम चतुर्पदीय बहुपद कहते हैं। 1 2 के बाद कितना हो गया? तीसरा हो गया, और तीसरे में आने वाला है त्रिपदीय बहुपद। क्या आने वाला है? त्रिपदीय बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं। जिसमें 3 पद होते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। त्रिपदीय बहुपद कहलाता है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, पद भी 3 हैं, चर भी 3 हैं। ठीक है, x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये तो हमारा एक ही पद होगा क्योंकि जुड़ जाता है। समान टर्म जब आती है ना तो उसको हम एक पदी दो पदी में अलग तभी कर सकते हैं जब वो जुड़ अलग अलग पद होते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई। अब ये हमारे तीनों पद क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, त्रिपदीय बहुपद कहा जाएगा। 2 चर में दिया गया है। कितने चर में दिया गया, 2 चर में। अब मान लीजिए 3 चर में कहता है वो, तो 3 चर में ये वाला भी हो जाता है। एक और लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस में t। अब वो घात 4 की कह देता है तो 4 घात का ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम सारे लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली आपको मेरे ख्याल से बात नहीं होगी। चौथा है चतुर्पदीय बहुपद। देखते हैं चतुर्पदीय बहुपद क्या होता है। नाम से ही पता है ना। ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें 4 पद होते हैं, जिसमें 4 पद होते हैं, क्या कहलाता है, चतुर्पदीय बहुपद कहलाता है। चतुर्पदीय बहुपद कहलाता है। परिभाषा से तो आपको समझ में आ ही गया है। अब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में क्या आ गया, 5 आ गया, और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में क्या आ गया, t आ गया। तो ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, चतुर्पदीय बहुपद कहलाते हैं। और यहाँ से आपने इसको राइट डाउन भी कर लिया होगा। वीडियो को बीच में रोका करें और रोकने के बाद इसको लिख लिया करें। ठीक है, बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। ठीक है, इसमें 2 बहुपद और होते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक होता है आपका अचर बहुपद। क्या होता है, अचर बहुपद होता है। तो लिख देते हैं अचर बहुपद। परिभाषा आपको याद है बहुपद की? बहुपद की परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, और उसी को हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो अचर बहुपद की बात करते हैं। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ अचर पद हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या हो, अचर पद हो, अचर पद हो, अचर बहुपद कहलाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आ गया होगा कि जब उसमें अचर पद है, चर नहीं है, चर अचर का होना जरूरी है, तो फिर ये क्या नाम है, बहुपद कैसे हो गया? तो देखो, सिर्फ 5 लिखा हमने, सिर्फ 7 लिखा, माइनस का 8 लिखा, क्या ये बहुपद हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि x की पावर 0 इनके साथ में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 5 गुणा 1 बराबर 5 ही तो है। यहाँ से 7 गुणा 1 बराबर 7 ही तो है, माइनस 8 गुणा 1 बराबर क्या है, माइनस 8 ही तो है। समझ में आ गया? तो यहाँ से एक लाइन और हम लिख सकते हैं कि अचर बहुपद, अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक और होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? ठीक है, शून्य को ही सिर्फ शून्य आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। आगे हम लिखेंगे इसकी परिभाषा, शून्य को ही
शून्य को ही शून्य बहुपद, शून्य को ही शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है, केवल शून्य आ गया। अब इसके साथ 0 का भी मल्टीप्लाई हो सकता है, x की पावर 10 का भी हो सकता है ना, 15 का भी हो सकता है। तो लिखेंगे कि शून्य बहुपद की घात, है ना, इसकी घात तो शून्य होती है, लेकिन शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, परिभाषित नहीं होती है। जैसे बहुपद में जो चर होता है उसकी जब अधिकतम जो घात होती है उसी को हम बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। आएगा ये आपका टॉपिक, बहुपद के शून्य भी आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को जानेंगे। अचर बहुपद को भी हमने जान लिया है, शून्य बहुपद को भी हमने जान लिया है, और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं बहुपद के प्रकार, किसके आधार पर, बहुपद की घात के आधार पर। ठीक है, बहुपद की घात जितनी होगी उसके आधार पर बहुपद के प्रकार। तो अगली हमने हेडिंग लिखी बहुपद के प्रकार, और किसके आधार पर है ये, घात के आधार पर या घातों के आधार पर, पावर होती है जो। सबसे पहला है रैखिक बहुपद। अब इसमें चर तो एक ही रहेगा, है ना, चर तो क्या रहेगा, एक रहेगा, चर रहेगा और अचर पद रहेगा। ठीक है, तो देख कहते हैं एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक हो, जिसमें चर की घात एक हो, क्या कहलाएगा, रैखिक, लीनियर कहते हैं इसे अंग्रेजी में, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, रैखिक बहुपद कहलाता है। अब इसकी सामान्य रूप का लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इसका क्या करेंगे, सामान्य रूप लिखेंगे, और सामान्य रूप क्या हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। यहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 हो जाएगा तो फिर चर ही नहीं बचेगा, फिर अचर बहुपद आ जाएगा। ठीक है, a और b बताया था आपको, a और b क्या हैं, अचर हैं, और x क्या है आपका, चर है। ठीक, समझ आ गया। अगला देखिए, अगला होता है हमारा द्विघात बहुपद। देखते हैं क्या होता है द्विघात बहुपद। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात क्या होती है, 2 होती है, 2 होती है, द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका सामान्य रूप और जान लो बेटा, ax² प्लस bx प्लस c, और एक चीज़ और इसमें रखा जाएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। a b c यहाँ पर क्या होते हैं, अचर होते हैं, और x क्या होता है, चर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक आपको। रैखिक बहुपद के बारे में हमने पढ़ लिया, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होता है उसको भी जानेंगे। ठीक है, नंबर 2 के बाद नंबर 3, और नंबर 3 में लिखेंगे तो ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रि माने 3, घात माने घात होती है। ठीक है, एक चर की अधिकतम घात 3, तो लिखेंगे एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें
बहुत सरल लग रहा होगा आपको, है ना। बहुत सरल चैप्टर है, बहुत सरल। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 होती है। ठीक है, तो इसका सामान्य रूप लिखो। देखो 1 घात 3 का लिखो, फिर 1 घात 2 का लिखो, ए का चर पद उसमें लगा दो, सी एक्स प्लस में क्या हो गया, डी हो गया। पहले वाला 0 के बराबर नहीं होगा। ए बी सी और डी क्या है, अचर हैं, और x आपका क्या होता है, चर होता है। 3 के बाद अगला हमारा भाग होने वाला है चतुर्घात बहुपद। क्या होने वाला है, चतुर्घात बहुपद। 4 घात होगी, बहुपद जिसमें 4 घात होगी। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होती है, 4 होती है। जिसमें चर की घात 4 होती है, क्या कहलाता है, चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ax की घात 4 प्लस bx की घात 3, cx की घात 2 और dx प्लस में क्या आ गया, e आ गया। अब यहाँ से a b c d और e क्या हैं, अचर हैं, और x क्या होता है, हमारा चर है। ठीक है, ये था सिंपल बहुपद और बहुपद के प्रकार। ठीक है, इसके आगे हमारे बहुपद की घात के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके आपके सामने आएंगी एक एक करके, और आप अच्छी तरीके से इस चीज़ों को समझने लगेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।